हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा पीपीएस की इस लेक्चर सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में हमने एल्गोरिथम्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, सूडो कोड क्या होता है, किस तरह से इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद आज हम फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या बेनिफिट्स इनके होते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं और उनके फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये पूरे सी प्रोग्रामिंग में आप जितने भी डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के, जैसे आप पहले इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर आप लूप पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एरेज पढ़ेंगे, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम बनाएंगे उन सभी प्रोग्राम्स के करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज कोशिश करूंगी कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले कुछ लॉजिक्स आपके सामने डिस्कस करूं जो क्लियरली आपको समझ में आए, और फिर मीनवाइल जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ते रहेंगे बीच बीच में हम किसी का एल्गो फ्लो चार्ट बनाते रहेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ एकेटीयू में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक पे उनको भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को अब देखिए, अगर एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो मेथड हम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, है ना। अब एल्गोरिथम को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर कुछ सिंबल्स की हेल्प से अगर हम उस पूरे प्रोसेस को सॉल्व कर दें तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब आप देखिए, एक बहुत जनरल एग्जांपल है। अगर कोई आपको, मैं एक बुक पढ़ने के लिए दूं या कोई नॉवल, कोई स्टोरी बुक, कोई भी चीज में पढ़ने के लिए दूं, तो मान लीजिए 200 पेजेस की बुक मैं आपको दूं, तो वो आप 2 डेज 4 डेज आपकी जो रीडिंग स्पीड है, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, है ना। और फिर कोई आपसे पूछे कि बताइए इसमें लाइन बाय लाइन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतनी एफिशिएंटली बता सकते हैं? किसके कंपैरिजन में? अगर मैं आपको 2 घंटे की मूवी दिखा दूं उसी पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर, तो मूवी में आपको जितनी भी चीजें आपने देखी आपको मोस्टली सारी चीजें याद रहेंगी, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, अगर हम किसी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो पिक्चर की फॉर्म में किसी भी चीज को याद रखने की कैपेबिलिटी हमारी बेटर होती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट को याद रखने की कैपेबिलिटी से, है ना। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को तो हमने कह दिया एल्गोरिथम। अब उसे अगर हम कुछ डिफरेंट सिंबल्स यूज करके एक चार्ट की फॉर्म में बना दें, एक सिंगल पिक्चर जिसमें हमें पता चल जाए कि फ्लो क्या है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, उनको डिफरेंट सिंबल्स की हेल्प से कनेक्ट कर दें यूजिंग एरोज, तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है। देखो, तो फ्लो चार्ट क्या है? अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा है कि किसी भी एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है फ्लो चार्ट, है ना। ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल and contains a short description of the process step। मतलब जो सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में, अलग अलग टाइप के स्टेप, अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, है ना। तो आप जो सिंबल है ना, उस सिंबल को देख के पहचान सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या काम कर रहा है। चलिए, द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये जितने भी सिंबल्स होते हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर विद एरोज। एरो से उन्हें लिंक कर देते हैं, शोइंग द प्रोसेस फ्लो डायरेक्शन। ये दिखाने के लिए, अब जैसे मैंने मान लीजिए दो डायग्राम बनाए मैंने ऐसे कुछ करके, और मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया शो करने के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने ये शो कर दिया कि पहले ये होगा और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब ये वाला प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है। तो इस तरह से एरो जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेप्स को फ्लो चार्ट के आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं। ठीक बेटा। चलिए अब देखिए फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसलिए ये सब चीजें यहाँ पर स्लाइड में मैंने इंक्लूड की है। देखिए, इट इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। किसी भी जो प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, उसका जो आपने लॉजिक डेवलप किया उसको शो करने के लिए ये एक बेटर तरीका है। ठीक। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग किसे कहते हैं?
जो भी कोड या सॉल्यूशन आपने बनाया उसमें आपने बहुत सारे स्टेप्स लिखे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एरर्स आ सकती हैं, है ना। तो अब डिबगिंग का मतलब क्या है कि एरर को फाइंड आउट करना, कि अगर आपने कोई प्रोसेस डेवलप किया तो कहाँ गलती हुई, और उस एरर को लोकेट करना कि एग्जैक्टली कौन सी इंस्ट्रक्शन में गलती है, फिर उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसे करेक्ट करना। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। आइडेंटिफाई द एरर, लोकेट द एरर, है ना, फाइंड आउट द एरर, लोकेट दैट पर्टिकुलर एरर, वेयर दैट एरर इज देयर, उस पूरे प्रोग्राम में एरर कहाँ है, और फिर उस एरर को रिमूव कर देना। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज्ड। अगर आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो आप प्रोग्राम को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और करेक्ट लॉजिक को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर मैंने कोई फ्लो चार्ट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बना दिया और मैंने किसी बंदे को वो फ्लो चार्ट दिया, तो जो बंदा उस फ्लो चार्ट को देखेगा वो देख के समझ जाएगा कि हमने एक्चुअली क्या लॉजिक यूज किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके बेटा, सीखते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ये फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं, एकेटीयू में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। ये बेसिक सिंबल्स हैं, और भी सिंबल्स होते हैं लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझना है कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिंबल ये वाला, ठीक, ये सिंबल किसके लिए होता है, स्टार्ट और एंड के लिए। बेसिकली ये ओवल है, दिस इज एन ओवल सिंबल, और यू कैन से दिस इज दिस ओवल सिंबल। ठीक है, दिस इज दिस ओवल सिंबल। फिर ये क्या है, तो जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, आपको याद होगा एल्गोरिथम का पहला स्टेप लिखते हैं स्टार्ट और लास्ट स्टेप लिखते हैं एंड। तो उन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग को डिनोट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग और एंडिंग को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बस इतनी बात हमें समझनी है। अब अगली चीज देखिए, ओवल, दिस ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट और अ एंड पॉइंट ऑफ योर एल्गोरिथम। अगली चीज एरो, एरो क्या करते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। A line is a connector that shows relationships between the representative shapes. Different shapes के बीच में कनेक्ट कराने का काम, कौन सी शेप के बाद कौन सी शेप आएगी इसको कनेक्ट कराने का काम एरो का होता है। इनपुट और आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम है जिसे हम यूज करते हैं। इसे यूज करेंगे हम जहां पर हम इनपुट और आउटपुट शो करेंगे। ये रेक्टेंगल है जो प्रोसेस को शो करता है, मतलब जहां पर बेसिक इंस्ट्रक्शन होती है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करनी होती है उनको हम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन किसकी हेल्प से होती है, इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट की जाती है। और ये जो है ये डिसीजन बॉक्स है, इसमें हम ये लिख देते हैं कि क्या चीज ट्रू होगी क्या फॉल्स होगी, क्या हम ए बड़ा है बी बड़ा है, इसको देखने के लिए हम डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको इनकी वर्किंग, इनकी यूजफुलनेस क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब एक एक करके देखिए, दो फ्लो चार्ट बने हुए हैं यहाँ पर। ये फ्लो चार्ट क्या है, पहले वाला एग्जांपल है कि आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्टार्ट। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप कहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट। जब आप इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो स्टार्ट सिंबल कौन सा था, देखो कौन सा स्टार्ट सिंबल था, ये वाला है ना। स्टार्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज करना था, और प्रोसेसिंग के लिए ये यूज करना था, इनपुट के लिए ये यूज करना था। ठीक है, इसी तरह से हम इन्हें यहां पर लगा के देखेंगे। देखिए, स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल यूज किया, फिर स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ये देखिए रहा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी, है ना। इस फॉर्मूले से अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए तो हम भाई यूजर से भी तो पूछेंगे कि बताइए क्या लेंथ और ब्रेड्थ है जिसका पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये दो वैल्यूज हमने अपना एल्गोरिथम शुरू किया और हमने क्या की, एल और बी इन दोनों वैल्यूज को यूजर से इनपुट करा लिया। क्या कहा कि आप पहले स्टार्ट कीजिए और फिर इन दोनों वैल्यूज को यूजर से हमने एक एक करके इनपुट कराया। चलिए ठीक है बेटा, अब देखिए, अब यहां पर आ जाइए। अब क्या हुआ, स्टार्ट किया, इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा के उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस बी।
अब जहां भी ये कैलकुलेशन वाले स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं उन्हें हम रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं, इसको हमने रेक्टेंगल के अंदर रखा, ठीक। अब जब ये कंप्यूट हो गया तो पी की वैल्यू कंप्यूट होने के बाद हम इसे प्रिंट कर देंगे। भाई अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम समझें तो क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 पे हम क्या कहेंगे? स्टार्ट। मैं इसका अगर आपको एल्गोरिथम बताने की कोशिश करूं, स्टेप नंबर 2 क्या है? इनपुट L एंड B। स्टेप नंबर 3 क्या है? कंप्यूट। क्या कंप्यूट करना है? P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। और फिर जो स्टेप नंबर 4 है वो कहेगा कि जो P की वैल्यू आपने कंप्यूट की उसको प्रिंट कर दीजिए, और फिर स्टेप नंबर 5 पे आप कहेंगे स्टॉप। बस ये काम आपको करना था, है ना। ये आपका एल्गोरिथम था। तो अब इस एल्गोरिथम को हमने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया, दिस इज एल्गो एंड दिस इज द फ्लो चार्ट। ठीक बात है। क्या है? ये एल्गोरिथम है, ये फ्लो चार्ट है। क्या है? देखिए स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? इनपुट लिया इस वाले सिंबल का यूज करके, कंप्यूट किया। कंप्यूट करने का मतलब कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, तो इसको किस में रखेंगे? रेक्टेंगल में रखेंगे। कंप्यूट हो गई, फिर उसके बाद जो वैल्यू आई उसको प्रिंट कर दिया। हमें पता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो देखिए इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, दोनों के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया। प्रोसेसिंग के लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया, ठीक। उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आई उसको हमने स्टॉप करा दिया, प्रिंट करा के जो हमारा एल्गोरिथम था वो स्टॉप कर गया। तो स्टॉप के लिए, स्टार्ट के लिए देखिए सेम सिंबल है ना, ऐसे ही इनपुट आउटपुट के लिए सेम सिंबल, और प्रोसेसिंग के लिए हमने रेक्टेंगल यूज कर लिया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कन्वर्जन का ये प्रोग्राम है ना। तो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और आप उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या हुआ? आपने स्टार्ट किया, देखिए ये गलत सिंबल बना हुआ है स्टार्ट का, ये सिंबल बेटा ये वाला है, दिस इज स्टार्ट, ठीक है। ये वाला सिंबल आप बनाएंगे यहाँ पर, दिस इज स्टार्ट, स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल के बाद ये इसको वाइट से ही ओवरराइट कर देते हैं, दिस इज स्टार्ट सिंबल। This symbol is start, oval. Okay, this is oval. ये ध्यान रखना है, ये ओवल है ना, ठीक बात है। और यहां भी ये भी ओवल है, दिस इज ओवल। इसको ऐसे ये रेक्टेंगल नहीं समझना है, दिस इज नॉट रेक्टेंगल, दिस इज ओवल। ऐसे ये भी ओवल है, फाइन। अब देखिए, चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो स्टार्ट और एंड ओवल सिंबल यूज होंगे, रीड करने के लिए और प्रिंट करने के लिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम यूज होंगे, और जो फाइनली कंप्यूटेशन होगा उसके लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे। तो देखिए क्या किया, स्टार्ट किया, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रीड किया, फॉर्मूला लगा के उसे सेंटीग्रेड में कैलकुलेट किया, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आया था उसे प्रिंट कर दिया, और फिर हमारा जो एल्गोरिथम था वो एंड हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है, जहां पर आपको छोटी सी कोई प्रॉब्लम दी जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसके स्टेप्स लिखें और फिर उन स्टेप्स को फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो कर दें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। मैं जब आपको प्रोग्रामिंग कराना स्टार्ट करूंगी तो मैं इनके छोटे छोटे प्रोग्राम से ही बनवाना शुरू करूंगी। तो बेटा इसलिए वरी की बात नहीं है, आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट का फ्लो, उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब एक एक करके हम अपने फ्लो चार्ट अपने आप ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम क्या है, फिर उसका फ्लो चार्ट हम डेवलप करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। दिस इज द एल्गोरिथम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड नंबर। हमें क्या करना है, दो नंबर्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। स्वैप मतलब व्हाट डज इट मीन, दिस इज मीन्स इंटरचेंज। इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक नंबर में जो वैल्यू है उसे दूसरे नंबर में पहुंचाना है, दूसरे में जो वैल्यू है उसे पहले नंबर में पहुंचाना है, ठीक है। ये काम हमें करना है। पहले हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, फिर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक। चलिए देखिए पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या कहता है, देखिए
मेरे पास एक नंबर है ए और एक दूसरा नंबर है मेरे पास बी, ठीक है। सपोज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये बॉक्स है ए का और ये बॉक्स है बी का, इसमें ए की वैल्यू है, इसमें बी की वैल्यू है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले एंटर ए बी, हमने ए और बी की वैल्यूज को यूजर से एंटर करवा दिया कि बताओ भाई दो वेरिएबल हैं उनकी क्या वैल्यूज होंगी। तो हमने कहा ए की वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 10। अब क्या करना है, काम क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो बी में चली जाए और बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाए। हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाए, है ना। अब आप कहें कि भाई इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप लिख दीजिए ए में बी चला जाए और बी में ए चला जाए, है ना, ऐसे लिख दीजिए तो इनकी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या कि जो बी की वैल्यू है वो ए में चली जाए और जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए। चलिए जरा इन्हें रन करके देखते हैं। मान लीजिए मैं इसे ऐसे रन करूं कि जो बी की वैल्यू है वो ए में चली जाए, तो बी की वैल्यू क्या थी 10, वो वैल्यू कहाँ चली जाए, ए में चली जाए। बी की वैल्यू कहाँ चली जाए, ए में चली जाए। ये लो, बी की वैल्यू को मैंने ए में पहुंचा दिया, बी में 10 था, ए में मैंने 10 पुश कर दिया। अब क्या कह रहा है ये, ए की वैल्यू बी में चली जाए, एक में 10 था, बी में भी 10 चला गया। अब देखिए 5 जो था वो 5 कहाँ गया, 5 तो यहाँ है ही नहीं। अब तो ए में भी 10 हो गया और बी में भी 10 हो गया। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हमारा लॉजिक है कि ए की वैल्यू को बी में पहुंचा दो, बी की वैल्यू को ए में पहुंचा दो, वो तो लॉजिक यहाँ चलेगा नहीं, है ना। तो कंप्यूटर में क्या होगा उस चीज को हमें समझना है कि हम ऐसी कैसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखें जिससे ये जो काम है इसे हम इजीली कर पाए। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर जो एक सिंपल कोड है वो क्या कहता है कि ये ए है, ए के अंदर क्या वैल्यू हमने लिखी, ए के अंदर है 5 और बी के अंदर है 10, है ना। अब हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये कोड है ना। ये कोड हम रन करेंगे। अब देखते हैं इस कोड को रन करने पर क्या ये ए और बी की वैल्यूज इंटरचेंज होती हैं। चलिए देखिए, पहले आपने कहा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो कोड है ना ये क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट वाली साइड में जो एक्सप्रेशन है उसे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उस आंसर को ये लेफ्ट वाली साइड वाले वेरिएबल में डाल देगा। तो ये क्या करेगा, पहले ए और बी को ऐड करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को ये ए में डाल देगा। ठीक, क्या करा इसने बताओ। तो क्या हुआ, ए और बी को इसने ऐड किया तो यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10, तो ए प्लस बी क्या हो गया 15। तो 15 इसने कहां डाल दिया, ए में, है ना। 15 इसने कहां डाला, ए में। तो अब बी में क्या है बताइए, 15 इसने ए में डाल दिया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर अगर मैं पिक्चर देखूं, ये है ए और ये है बी, तो इस स्टेप के बाद ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 10। देखिए ये तो समझ में आ रही है भाई, ये इनिशियल वैल्यूज हैं। इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद जब हमने इस स्टेटमेंट को कंप्यूट किया तो ए की वैल्यू ए प्लस बी दोनों को ऐड करके आ गई और बी की वैल्यू में कोई हमने चेंज ही नहीं किया, वो 10 थी अब भी 10 रहेगी, है ना। अब हम दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन रन करते हैं। दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, बी इज इक्वल टू, इसके हिसाब से b इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 10, ए माइनस बी कितना हुआ 5, तो b की वैल्यू क्या हुई बेटा 5, है ना। अब इस वाले स्टेप में क्या हुई, a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 15 ही रह गई और b की वैल्यू कंप्यूट होके क्या हो गई 5। मतलब ऊपर वाले स्टेप में हमने a की वैल्यू चेंज की थी, नीचे वाले स्टेप में हमने b की वैल्यू चेंज की। अब तीसरे वाले स्टेप में देखो, a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 15 और बी की वैल्यू क्या है 5। मतलब हमें रिसेंट वैल्यूज देखनी है ना, बिल्कुल रिसेंट वैल्यूज देखनी है। तो 15 माइनस 5 क्या आ गया 10, है ना। तो अब देखियो इस पिक्चर के हिसाब से जो फाइनल हुआ ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो बी ए में क्या आ गया 10 और बी में क्या है 5। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ए में 5 था, बी में 10 था इनिशियली और फाइनली क्या हुआ, ए में 10 आ गया और बी में 5 आ गया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों की वैल्यूज को हमें इंटरचेंज करना था, तो हमने ये कोड लिखा, है ना। क्या किया हमने, पहले स्टार्ट किया, ए और बी को यूजर से इनपुट कराया, एंटर करा दिया या रीड कर लिया और उसके बाद ये 3 स्टेप परफॉर्म किए, फिर ए और बी को प्रिंट कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। तो इस लॉजिक का अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो हम इसका फ्लो चार्ट अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, है ना।
देखिए फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, दो नंबर को स्वैप करने का फ्लो चार्ट बना। क्या है देखिए, सबसे पहले कहां से शुरू करें, स्टार्ट, है ना हमेशा। अब आपको यहां से पता चलेगा कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, एरो, एरो, और फिर हमने क्या किया, इनपुट। क्या इनपुट किया बेटा, सबसे पहले क्या इनपुट किया, ए और बी, है ना। तो क्या लिखे, इनपुट या रीड ए कॉमा बी, है ना। ए और बी को हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद क्या हुआ, क्या किया हमने, प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग में आपकी मर्जी है कि आप तीनों स्टेप एक साथ दिखाएं या फिर एक एक सिंगल सिंगल स्टेप को अलग अलग रेक्टेंगल में क्लोज करके दिखाएं। मैं एक साथ दिखा रही हूं, तो मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी, एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोसेसिंग स्टेप्स। और प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या किया था हमने, a और b दोनों को प्रिंट किया था, है ना। तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट, फिर दोबारा यही वाला सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आउटपुट के लिए फिर हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिंट ए एंड बी, और बस हमारा काम खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद हम क्या करना है, स्टॉप, और फिर दोबारा ओवल शेप। ठीक बात है। तो जब हम कोई भी फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं, शुरू हमेशा स्टार्ट से करेंगे। दो नंबर को रीड किया, रीड करने के बाद उन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो आंसर आया उसे प्रिंट किया और फिर स्टॉप कर दिया। दिस इज हाउ वी विल जनरेट द फ्लो चार्ट्स। ठीक है, चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहां पर हमने ये समझा कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसका क्या लॉजिक है ना, दिस इज लॉजिक। क्या लॉजिक यूज किया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में यूज करने बनाने में, ये हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया। और फिर अब फ्लो चार्ट के, अब देखिए अब अगला टॉपिक लेते हैं। अब अगली तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या है, इसमें क्या करना है, हमें हमें दो नंबर को रीड करना है, ए और बी। देखिए, एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है, दो नंबर्स का में से बड़ा नंबर को हमें डिस्प्ले करना है। कैसे करेंगे, जब हम एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक इफ कंस्ट्रक्ट होता है। हम कहते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, तो हम इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है एल्गोरिथम, स्टार्ट करो, दोनों नंबर्स को रीड कर लो, और रीड करने के बाद अगर ए बी से बड़ा है तो कहो ए, प्रिंट ए, है ना, नहीं तो प्रिंट बी, और फिर बस स्टॉप कर जाओ। यही तो काम करना है, क्या कि दोनों नंबर को रीड करो, फिर चेक करो, जो नंबर बड़ा होगा उसको प्रिंट कर देंगे, दिस इज लार्जेस्ट, और फिर उसके बाद स्टॉप कर जाएंगे। और वो नंबर बड़ा नहीं होगा तो दूसरे वाले को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये काम देखिए। अब मैं इसके डायरेक्टली फ्लो चार्ट बना रही हूं। क्या लिखा, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट, है ना, सबसे पहले हमने किया स्टार्ट। स्टार्ट करके फिर उसके बाद क्या किया, देखिए रीड नंबर ए एंड बी। तो रीड करना है तो क्या बनाया, इनपुट, है ना। इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। क्या लिखे, रीड ए एंड बी, ए और बी दोनों को रीड किया। अब देखो ये क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। तो आपने, जब मैंने आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स दिखाए थे, तो देखो बेटा यहां फ्लो चार्ट के सिंबल में हमने क्या देखा था, ये देखिए डिसीजन। अगर हमें डिसीजन लेना है कि कहां जाना है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ये डायमंड वाला जो शेप का बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें यूज करना जब हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यहां क्या बनाएंगे, ये डायमंड बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से आपको सीखना है। नाउ आई हैव फॉर्म दिस डायमंड बॉक्स, और इस डायमंड बॉक्स के अंदर लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर बी ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करें, प्रिंट ए एज लार्जर, है ना।
प्रिंट ए एज लार्जर, बता दो कि भाई ए जो है वो बड़ा है। अगर यस, ये क्योंकि डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या है कि या तो ये बात सही होगी या ये बात गलत होगी। क्या ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करो ए को लार्जेस्ट और फिर कहां चले जाओ, ये काम करके स्टॉप कर दो, बस काम खत्म, है ना। ए को बड़ा प्रिंट करो और काम खत्म। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, नो का हो सकता है। नो मतलब नो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी से बड़ा ना हो। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा है, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, अब हम दूसरे वाले बॉक्स में जाएंगे और क्या लिखेंगे, या यहीं पे कर सकते हैं आप इसको, तो प्रिंट, या इसको कैसे देखिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस तरह नो वाली ब्रांच को कैसे लिखेंगे, प्रिंट बी एज लार्जर, है ना, प्रिंट बी एज लार्जर। और इसका हमने यहां पर सिंबल बनाया और ये भी आउटपुट वाला सिंबल बन गया। और फिर यहां से फिर स्टॉप पे चले जाओ, यहां से फिर स्टॉप। ठीक है, तो क्या है फ्लो, कैसे है, क्या बता रहा है फ्लो, देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट किया, दोनों नंबर्स को रीड किया, चेक किया, अगर ए बी से बड़ा है अगर ट्रू यस, तो उस केस में ए को सबसे बड़ा प्रिंट करो, क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं तो ये वाला बॉक्स बनाना है पैरेललोग्राम वाला, इनपुट में भी यही बनाया था, आउटपुट में भी यही बनाएंगे, और प्रिंट करके स्टॉप कर जाओ, है ना, मतलब यहां पर आपका एल्गो खत्म। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नो वाली ब्रांच में जाओ और फिर बी को सबसे बड़ा प्रिंट करो और यहां से स्टॉप कर जाओ। तो या तो आप इधर के डायरेक्शन में जाओगे या इधर के डायरेक्शन में जाओगे। तो फ्लो चार्ट को देख के साफ समझ में आ रहा है कि या तो यस के केस में ये वाली ब्रांच रन होगी, नो के केस में ये वाली ब्रांच रन होगी। ठीक है बेटा, इस तरह से हम फ्लो चार्ट की हेल्प से डायरेक्टली इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखिए ये चीज यहां पर क्लियरली समझ में नहीं आ रही, यहां आपको दिखाई दे रहा है कि यहां चले और यहां जाके दो ब्रांच बन गई, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। इसकी जो कंडीशन है इसके डिसीजन के ऊपर बेस्ड है कि हम किस साइड में एल्गो को चलाएंगे। ठीक बात है, और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब ये जो एग्जांपल है इसमें हम 3 नंबर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास 3 नंबर है ए बी और सी। देखो अब एग्जांपल से समझो, सपोज मेरे पास 3 नंबर है ए बी और सी, है ना। ए की वैल्यू मैंने ली 5, बी की वैल्यू मैंने ली 10 और सी की वैल्यू मैंने ली 15। मुझे क्या करना है, ए बी और सी में से सबसे बड़ा नंबर जो है उस नंबर को प्रिंट करना है, मुझे चेक करना है तीनों में से कौन सा बड़ा है। तो पहले आप लॉजिक समझिए, लॉजिक के बाद आप एल्गो को देखिएगा, फिर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या है लॉजिक, क्या कहता है कि भाई पहले चेक, कोई भी हमें देखो, हम तो ह्यूमन को अगर आप 3 नंबर दे दें तो हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसे चेक करके एक मिनट में बता देंगे कि 15 इज द लार्जेस्ट, सी इज द लार्जेस्ट वन। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को ये काम दे रहे हैं तो नंबर ए बी सी के कुछ भी हो सकते हैं, तो कंप्यूटर को तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई आपको ये स्टेप परफॉर्म करने ही करने हैं और इन स्टेप्स का ध्यान रख के ही आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंप्यूटर को हमने क्या कहा कि भाई ए और बी 3 नंबर है मेरे पास, ए बी सी। सबसे पहले क्या करो, ए और बी के आपस में कंपैरिजन करो, है ना, कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए, ध्यान से सुनना है बेटा एक बार में, ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है, भाई बी से बड़ा है तो चेक करेंगे क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से भी बड़ा है तो फिर उस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो तो सबसे बड़ा है ना। तो क्या लॉजिक हुआ सबसे पहले कि अगर ए बी से बड़ा है तो क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो उस केस में ए इज द लार्जेस्ट वन। समझिए, अब देखिए आपने स्टार्ट किया, तीनों नंबर्स को रीड किया और चेक किया क्या ए बी से बड़ा है। अगर है तो चेक करो क्या वो सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से भी बड़ा है तो चेक, तो प्रिंट कर दो ए इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए इतनी बात हमने अभी करी, ठीक बात है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा केस कौन सा हुआ कि भाई ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। दोबारा समझो, ए बी से बड़ा है, हमने कंडीशन चेक की, लेकिन वो सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा सबसे बड़ा हुआ, सी सबसे बड़ा हो गया। भाई ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो इसका मतलब तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सी। तो अगर यस है तो ए लार्जेस्ट, नहीं है तो सी लार्जेस्ट, है ना।
क्या चेक किया, ए अगर बी से बड़ा है तो अंदर जाओ, अगर सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा हो गया, नहीं तो सी सबसे बड़ा है। ठीक बात है। अब दोबारा, अब कौन सा केस आया, मान लो ए बी से बड़ा चेक किया हमने, ए बी से बड़ा है ही नहीं, ए बी से छोटा है ना, तो अब हम क्या चेक करेंगे, ए बी से छोटा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बी जो है वो ए से बड़ा हो गया। तो वही काम हम बी के लिए करेंगे कि बी ए से तो बड़ा है, क्या सी से भी बड़ा है, तो हमने यहां क्या किया, अगर बी सी से बड़ा है, अब देखो यहां पे अगर हम आए नो में, भाई इस वाले के यस में तो हमने इस डायरेक्शन में बढ़े हम, अगर यही नो हो गया, ए ही बी से बड़ा नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या बी, तो इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है तो बी सी से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो गया, तो हम चेक कर रहे हैं क्या बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब बी जो है वो सबसे बड़ा, नहीं तो फिर सी सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो बेसिक लॉजिक क्या हुआ, देखो हमारे पास 3 नंबर हैं, उन 3 में से पहले 2 नंबर में हम चेक करते हैं कि ये दोनों नंबर में से ए जो है वो बी से बड़ा है या नहीं, अगर पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है तो फिर तीसरे वाले से बड़े वाले नंबर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो नंबर बड़ा निकलता है उस नंबर को प्रिंट कर देते हैं। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो लॉजिक हमने यहां पर समझा बेटा, इसी लॉजिक को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखेंगे और फ्लो चार्ट में ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक बार में क्लियर हो जाएगी। देखिए चलिए क्या करते हैं, इसका फ्लो चार्ट हमने बनाना शुरू किया, तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट्स, है ना, एल्गो की जो हमने सॉल्यूशन दिया उसमें हमने शुरू किया। अब स्टार्ट करने के बाद देखिए यहां पर हमने किस फॉर्म में लिखा है, रीड 3 नंबर ए बी एंड सी। सबसे पहले हमने क्या किया, रीड, और क्योंकि इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट के केस में हमें ये वाली शेप बनानी है, क्या करें, रीड ए बी एंड सी, है ना, ए बी सी इन तीनों नंबर को हमने रीड किया। रीड करने के बाद क्या करें, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने चेक किया, क्या चेक किया, क्या ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है ना, जो मैं बोल रही हूं और जो मैं बना रही हूं इनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको साथ साथ समझना है। अगर ए बी से बड़ा है, यस, तो हम एक डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक बात है, तो हमने अपनी 2 डायरेक्शंस बना ली, एक डायरेक्शन में ए बी से बड़ा आएगा तो क्या करेंगे, और एक डायरेक्शन में ए बी से बड़ा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, है ना। अब देखिए अगर ए बी से बड़ा है तो उस केस में क्या करें, चेक करें क्या ए, यहां पे हम चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है, भाई अगर ये बी से बड़ा है तो क्या ये सी से भी बड़ा है, अगर ये सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा प्रिंट ए एज लार्जेस्ट, प्रिंट ए एज लार्जेस्ट, मतलब इसका मतलब हुआ कि ए सबसे बड़ा है। अगर हमने ये निकाल दिया तो हम ये कहेंगे कि जो ए है वो सबसे बड़ा है ना। इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसा कुछ करना है। क्या हुआ, ए को हमने बी से कंपेयर किया, ए अगर बी से बड़ा है तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये सी से भी बड़ा है, अगर है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अब देखो इस वाली ब्रांच में नो के साइड हम नहीं जा रहे, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहां हमने ए ग्रेटर देन सी का यस तो बना दिया, लेकिन इसका नो भी तो बनाना है ना। नो क्या कहता है इसका, अगर ये मान लो नो है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा बताओ, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है, सी बड़ा है, तो क्या लिखें, यहां पर क्या लिख दें, तो फिर अब इस केस में यहां पर क्या लिख दें बताओ, प्रिंट प्रिंट सी एज लार्जेस्ट, है ना, दिस इज प्रिंट सी एज लार्जेस्ट, दिस इज हाउ। भाई सीधी सीधी बात है, हमने यहां देखा ए बी से बड़ा है तो क्या सी से भी बड़ा है तो फिर यहां ए सबसे बड़ा है, नहीं तो अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। ठीक बात है, इतनी बात हमने कर ली, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इधर चलते हैं दूसरी वाली ब्रांच, अगर ए बी से बड़ा नहीं है
तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो ए बी है ना वो ए से बड़ा है। ये बात तो यहीं से समझ में आ गई, इसका मतलब बी जो है वो ए से बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या बी सी से भी बड़ा है। भाई ए से बड़ा तो है ही, क्या सी से भी बड़ा है? अगर सी से बड़ा है तो इसका मतलब प्रिंट बी एज लार्जेस्ट। तो इसका मतलब अब बी सबसे बड़ा हो गया। भाई ए से बी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बी जो है वो भाई साहब सबसे बड़े हैं, है ना। तो इसका मतलब जो बी है वो लार्जेस्ट है। अब इसका नो, इसका भी तो नो आएगा। इसका नो क्या कहता है, इधर से लगा लो इसको। देखिए अगर ये यस है तो इस डायरेक्शन में यहां पर ये चला गया। अब अगर ये नो है, अगर ये ऐसा ट्रू नहीं है, तो देखो ए बी से बड़ा है ना, मतलब बी ए से तो बड़ा है लेकिन बी सी से छोटा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ बेटा, सी सबसे बड़ा हुआ। तो क्या हुआ, इसके नो में फिर हम कहां जाएंगे, फिर दोबारा कहां आए, इधर, है ना। अगर यहाँ नो है तो फिर हमने क्या किया, प्रिंट सी एज लार्जेस्ट। तो सीधी सीधी बात है, क्या बात हुई कि यहां पर आपने स्टार्ट किया, तीनों नंबर को रीड किया, रीड करने के बाद चेक किया क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो ए को चेक करो कि वो सी से भी बड़ा है। अगर सी से भी बड़ा है तो सी सबसे बड़ा हुआ, है ना। नहीं तो अगर बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है तो सी सबसे बड़ा हुआ। अब दूसरी साइड आ जाओ, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बी जो है वो ए से बड़ा है। तो चेक करो क्या बी सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा हो गया, नहीं तो सी सबसे बड़ा पहले से ही था, है ना। इस चीज को थोड़ा सा और इस तरह से दिखा लेते हैं, आपको पूरा सिमेट्री में नजर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सी वाला जो है इसे ऐसे सेंटर में बना लेते हैं। दिस इज प्रिंट सी एज लार्जेस्ट। ठीक बात है, ये दोनों के नो जो होंगे वो यहां आके कंबाइन हो जाएंगे। ये जो दोनों के नो है वो यहां आके रुकेंगे। दिस इज योर फाइनल फ्लो चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के कंसर्न में। अब इसमें एक चीज बची क्या, कि भाई आपने प्रिंट तो कर दिया, ये यहाँ का आउटपुट आ गया, ये इधर का आउटपुट आ गया और ये उधर का आउटपुट आ गया। तीनों नंबर जब बड़े होंगे ये डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ये स्टॉप भी तो होगा। कब स्टॉप होगा, तीनों ही स्टेप के बाद जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म होगा आप इसको स्टॉप कर देंगे, है ना। देखिए दिस इज हाउ द एल्गोरिथम विल रन। अब देखिए अगर सब ए सबसे बड़ा है तो ए सबसे बड़ा डिक्लेयर करके स्टॉप कर जाएंगे, अगर बी सबसे बड़ा है तो बी डिक्लेयर करके स्टॉप पे चले जाएंगे, और अगर सी सबसे बड़ा है तो सी डिक्लेयर करके स्टॉप पे चले जाएंगे। ठीक बात है। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सपोज मैंने लिया ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है ए इज 5, बी इज 8, B is your 8 and C is 2। सपोज ये तीन वैल्यूज हैं। देखिए चलिए कैसे लग रहा है ये। सबसे पहले क्या हुआ, A को चेक किया, B से बड़ा है। क्या A B से बड़ा है, नहीं, तो हम किस डायरेक्शन में गए, इधर गए, इधर गए। क्या B C से बड़ा है, तो इसका मतलब B सबसे बड़ा है, B लार्जेस्ट। देखिए B सबसे बड़ा है और ये प्रिंट करके स्टॉप कर जाए। तो इस डायरेक्शन में हमें समझ में आता है कि या तो ये जो सिंबल है डिसीजन, या तो ये यस की तरफ चलेगा या फिर ये डिसीजन नो की तरफ चलेगा। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन द फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट में क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे कैसे एक दूसरे के साथ आगे मूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई नंबर हमें गिवन है और उस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो नंबर हमें जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है उसे हमने यूजर से पूछ लिया, है ना। और फिर हमने क्या किया, सपोज देखो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, या मैं छोटा नंबर लेती हूँ, मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो मैंने यूजर से पूछा कि भाई 4 का फैक्टोरियल किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, यूजर ने मुझे वैल्यू दी 4। अब उस वैल्यू फैक्टोरियल को जनरेट करने के लिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया फैक्ट जिसको 1 से इनिशियलाइज किया, और आई एक लिया, रिपीटेडली एक काम को बार बार परफॉर्म करने के लिए मैंने वैल्यू जनरेट की जिसको मैंने कहा आई, है ना। जब आई की वैल्यू 1 है, देखो कहां तक हम करेंगे, जब आई की वैल्यू
1 है उससे शुरू करेंगे और i लेस देन उस नंबर तक हम उस काम को करेंगे। अब देखिए समझिए, पहली बार में i की वैल्यू 1 है, दूसरी बार में i की वैल्यू 2 है, या इस तरह से देखिए i इज 1 फॉर द फर्स्ट टाइम, देन i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 एंड देन i इज इक्वल टू 4। ये 4 बार चलेगा, है ना। देखो कहाँ i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चली, i लेस देन इक्वल टू नंबर। जब तक i की वैल्यू नंबर के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमें ये दोनों काम हैं, ये दोनों काम बार बार परफॉर्म करने हैं। ये क्या कह रहा है, रिपीट अंटिल दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ट्रू, अंटिल दिस इज लेस देन इक्वल टू नंबर। जब तक ये 4 है या 4 के बराबर है, 4 से कम है या 4 के बराबर है, तब तक आप इस काम को बार बार करते रहिए, ठीक है। और ऊपर हमने क्या किया, ये हमने ली n की वैल्यू, और ऊपर मैंने एक फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने ली है 1। अभी ये जो भी टर्म्स मैं बोल रही हूँ, वेरिएबल, नंबर, आपको कुछ नहीं समझना, आपको बस ये समझना है जैसे मैथ्स में आप कोई वेरिएबल यूज करते थे उस तरह से हमने कोई वेरिएबल लिया फैक्ट और उसकी वैल्यू हमने शुरू में 1 ले ली, ठीक है बेटा। बस इस तरह से समझना है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन सब का मतलब डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी। अब देखिए, जब i की वैल्यू 1 है तो हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, है ना। क्या कैलकुलेट हुआ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू अभी क्या है 1, है ना, आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या वैल्यू आई फैक्ट की 1, ठीक बात है। फिर जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो अब इस पहली बार में ये काम हो रहा है ना। फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट किया और आई को क्या कर दिया, आई इज इक्वल टू 2, है ना। यहां देखो आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया तो हो गया आई इक्वल टू 2। अब जब आई की वैल्यू 2 आई तो उस केस में क्या हुआ, फिर क्या फैक्ट को कैलकुलेट किया, फैक्ट की वैल्यू क्या आई, फैक्ट इंटू आई। पुराना वाला फैक्ट क्या है 1, है ना, जो रिसेंटली वैल्यू आई थी वो क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 2, तो फैक्ट की वैल्यू क्या आई बेटा 2, है ना। जो अभी रिसेंट वैल्यू जनरेट हो रही है उस वैल्यू को लेके हमें फर्दर कंप्यूट करना है। ये लॉजिक आप सीधा सीधा समझो। तो क्या हुआ, अब आई की वैल्यू हमने फिर इंक्रीज कर दी, क्या हुआ आई प्लस 1, आई प्लस 1 करते ही आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना। तो अब हम तीसरी बार देखते हैं, थर्ड आइट्रेशन में देखते हैं। थर्ड आइट्रेशन में क्या हुआ, फैक्ट कैलकुलेट करो फिर से। फैक्ट की वैल्यू क्या है, फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू अभी क्या थी 2, आई की वैल्यू अभी क्या है 3, क्या आ गया फैक्ट 6, है ना। और फिर आपने क्या किया, फिर इसी इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्या किया आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अब क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4, यहां देखिए आई की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक। अब फिर क्या किया, फिर गए, ये हमने 1 2 3 4 आइट्रेशंस क्यों बनाए हैं, क्योंकि आई की वैल्यू जब तक 4 हो जाए तब तक हम ये काम करेंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 4 से बड़ी होगी हम इसको स्टॉप करके आगे चले जाएंगे, एल्गोरिथम में आगे चले जाएंगे, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब फिर हमने फैक्ट कैलकुलेट किया, तो फैक्ट की वैल्यू क्या आई बताओ 6 मल्टीप्लाई फैक्ट इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 4, क्या आ गया 6 4 जा 24, है ना। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, और अब देखो जब आई की वैल्यू 5 हो गई तो 5 होते ही ये जो काम था, ये लूप जो होगा हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा और हम कहां पे आ जाएंगे, प्रिंट फैक्ट, है ना। तो देखो जो हमने काम किया, नंबर हमें क्या दिया था 4, क्या हमने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया, कर लिया। जो लास्ट वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल है, देखो ये जो लास्ट वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल है उसमें हमें 4 का फैक्टोरियल मिल गया, है ना। जो काम, यही काम देखो हमने बार बार रिपीट किया, आई की वैल्यू से को 1 से लेके उस नंबर तक, आई की वैल्यू को 1 से लेके उस नंबर तक बार बार हमने सेम काम किया। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कैलकुलेट किया और आई को हर बार +1 करते चले गए। तो लास्ट में जब ये काम हमारा खत्म हुआ, ये लूप जो एंड हुआ, उस लूप के एंड होने के बाद ये जो फाइनल वैल्यू आई फैक्ट की, वो फाइनल रिजल्ट है हमारा, जो एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये तो इसका बेसिक लॉजिक है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम अभी मैं डिस्कस करूंगी और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी बेटा, ठीक है। अभी सिर्फ एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अब हमें इस चीज का क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो अब इसका फ्लो चार्ट देखो कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लूप का फ्लो चार्ट बनाना है। अब वो एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं जहां रिपीटिशन हो रहा है, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट,
ओके, स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करने के बाद देखो एल्गो में हमने क्या लिखा था, रीड नंबर फ्रॉम यूजर, है ना। हमने जो नंबर यूज किया है, मान लो मैंने उस नंबर को यहां पर नंबर लिखा है, तो यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, रीड, सपोज रीड n, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर मैंने यूजर से रीड करा दिया, है ना, वो नंबर मैंने इनपुट कर लिया। इनपुट कराने के बाद अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की, इनिशियलाइज मतलब जो भी जिन वैल्यूज को मैंने पहले से अपने आप माना, जैसे हम मैथ्स में करते थे ना कि लेट x इक्वल टू 2, लेट y इक्वल टू 3, इस तरह से जो वैल्यूज हमने मानी वो सारी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपको ध्यान रखना है। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, जो भी वैल्यू वेरिएबल्स हम इनिशियलाइज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करेंगे वो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो हमेशा उनको फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग की फॉर्म में रखा जाएगा। तो क्या लिखे, इनिशियलाइज फैक्ट इज इक्वल टू 1, है ना, और साथ साथ i इज इक्वल टू 1, ये दो चीजें हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की। तो इन्हें हमने क्या किया, प्रोसेसिंग वाले बॉक्स में रख दिया, क्योंकि ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्शन कॉमा के जरिए हमने इन्हें सेपरेट कर दिया, या आप इन्हें ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे ऊपर नीचे, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक एक करके जिस फॉर्म में आपने इसे बनाया है उसी फॉर्म में आप इसको लिखते जाइए। देखिए रीड n, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 1। ये दो आपने इनिशियलाइज किए, तो आप इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए। ठीक बात है। अब रेक्टेंगल में बंद करने के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने कंडीशन चेक की, क्या, कि जब तक i की वैल्यू i लेस देन इक्वल टू n, जब तक i की वैल्यू n रहे या n से छोटी रहे, यस, अगर ऐसा है यस, तो क्या करेंगे बेटा, फैक्ट, या स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ये कैलकुलेट किया हमने, और i इज इक्वल टू i प्लस 1, ये दोनों इंस्ट्रक्शन रन की। ठीक बात है ना। जब तक ये ट्रू है तब तक क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन रन होती रहेंगी, और रन होके हम कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा ये काम करेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा इसी को चेक करेंगे। देखिए तो ये क्या बना, ये देखिए ये लूप बना, दिस इज अ लूप, कि आपने पहले कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम किया, और फिर दोबारा वहीं पर गए, फिर दोबारा कंडीशन चेक की। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, नो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने क्या किया, इसका मतलब जो फैक्ट है उसमें फाइनल फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट फैक्ट, आपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया, है ना, और प्रिंट करके क्या हुआ, स्टॉप, बस दैट्स, दिस इज योर फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। देखिए दोबारा कैसे किया, पहले आपने स्टार्ट किया, नंबर रीड किया, फिर फैक्ट और आई दोनों को 1 से इनिशियलाइज किया, जैसे हमने एल्गो में लिखा था, और अगर वो नंबर इस नंबर से छोटा है, आई से जब तक छोटा है, तब तक फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करते रहे, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते रहे, और फिर दोबारा से हम इसी स्टेप पे आ गए। तो ये देखिए ये क्लोज लूप दिखा रहा है, जब तक ये कंडीशन यस यानी ट्रू होती रहेगी तब तक हम इन वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट बार बार करते रहेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हम उस फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे, और हमारा एल्गो जो होगा वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा पीछे से, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए नंबर को रीड किया था, फैक्ट को 1 से और आई को 1 से इनिशियलाइज किया था, जब तक नंबर आई जो है वो उस नंबर से छोटा था या उसके बराबर था तब तक इन दोनों स्टेप्स को हमने रिपीट किया, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम बाहर आए, फैक्टोरियल को प्रिंट किया और हमने स्टॉप कर दिया। और ये काम कैसे हो रहा है उसका एग्जांपल n की वैल्यू 4 लेके मैंने आपको यहां पर बताया, जहां पर i की वैल्यू 1 से लेके, देखिए i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगी, उस नंबर तक, तो 1 2 3 4 i की ये 4 वैल्यूज के लिए ये लूप इस तरह से कंप्यूट करेगा, और फाइनली जब ये स्टॉप करेगा तो i की वैल्यू 5 पर ये स्टॉप कर जाएगा,
और फैक्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 24, जिसे हम बाद में प्रिंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर फैक्टोरियल टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, राइट। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसकी हेल्प से आपको ये समझ में आया कि अगर कोई लूप की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड देयर एवरेज हमें प्रिंट करना है। मतलब 1 से आप ये मान सकते हैं कि 1 से लेके n तक की सारी नंबर्स को हमें ऐड करना है और फिर फाइनली जब हम उन्हें ऐड कर देंगे तो उसका हमें एवरेज प्रिंट करना है। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, स्टार्ट किया, उसके बाद सम और i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, रीड द नंबर n की वैल्यू सपोज मैंने रखी 5, n इज 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एड ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है और फिर फाइनली उनका एवरेज फाइंड आउट करना है और फिर उस एवरेज को, सम को और एवरेज को हमें प्रिंट कर देना, दोनों चीजों को प्रिंट कर देना, चाहे तो सम को, चाहे सम को रहने दे तो एवरेज को, जो भी चीज आपसे पूछी जाए उसको हम प्रिंट करेंगे। क्या लॉजिक है हमारा, देखिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्या किया कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पहले से लिया, n की वैल्यू तो हमारे पास 5 है और मैंने एक वेरिएबल यहाँ लिया सम जिसकी वैल्यू है 0, है ना, और i की वैल्यू मैंने कहां से शुरू की, 1 से। i क्या कर रहा है, बेसिकली काउंट कर रहा है, कहां से शुरू किया मैंने, 1 से शुरू किया और i पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो i में वो नंबर है जिस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, है ना, लूप चला रहे हैं हम, वही काम हम 1 को ऐड करेंगे, फिर हम 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड। तो हमारा लॉजिक क्या है, लॉजिक देखो क्या है, देखो सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, जब i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 4 होगी और i की वैल्यू 5 होगी। क्यों, क्योंकि मैंने i की वैल्यू जो है वो 5 तक क्यों चेक की, क्योंकि मैंने n की वैल्यू जो है बेटा वो 5 ली है ना, इनिशियली मैंने 5 लिया, मतलब मैं कह रही हूँ कि 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक हमारा जो ये काम है, ये जो रिपीट होगा, ये कब तक रिपीट होगा, until i is equal to n is reached। जब तक i is equal to n ना हो जाए तब तक ये पूरा का पूरा रिपीट होता रहेगा, है ना। n के ऊपर अगर वैल्यू जाएगी तो हम इसे टर्मिनेट करके नीचे चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए जब i की वैल्यू 1 है तो हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। सम की वैल्यू कितनी है अभी, 0। कि ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में किए थे। ठीक है, कैसे करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, है ना। तो सम कितना आया, सम इज इक्वल टू, सम की अभी वैल्यू कितनी है, 0, रीसेंट वैल्यू लेनी है हर बार, 0 प्लस i की वैल्यू कितनी है, 1। जिसमें काम कर रहे हैं वो वाले i की वैल्यू देखो, है ना, जिस पर्टिकुलर लूप में चल रहे हैं उसकी वैल्यू देखो, i की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब सम की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1, है ना। और अब 1 होने के बाद ये स्टेटमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट i इज इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू कितनी हो गई अब, i प्लस 1, मतलब i बिकम्स 2। जैसे ही i की वैल्यू 2 ही हम अब कौन सी साइड आ गए, इस वाले, अब इस वाले आइटरेशन में आ गए। ये दूसरी बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम एंड दिस इज फिफ्थ टाइम, है ना। इस तरह से हम इस लूप में बार बार चल रहे हैं। ठीक है, अब जब i की वैल्यू 2 है तो हमें फिर यही काम करना है। क्या 2 n के बराबर हो गया, नहीं, अभी तो n की वैल्यू तो 5 है, तो 5 तक तो हमें ये काम करना ही है। तो क्या हुआ, 2, अब जब यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, फिर सम कंप्यूट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, है ना। तो कैसे कैलकुलेट होगा सम, सम इज इक्वल टू, पहला सम क्या है देखो, लास्ट सम देखो क्या है, 1, है ना। तो यहां रखो 1 प्लस रीसेंट i की वैल्यू क्या है, 2। तो सम कितना हो गया, देखिए अब एक एक करके आपको दिख रहा है। देखो इस नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 + 2 नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले 2 नंबर ऐड हो चुके हैं, है ना। मैं इसको यही छोड़ रही हूँ, 3 नहीं लिख रही हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली दिखे कि किस तरह से नंबर हमने ऐड कर दिए। अब देखिए, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू पहले कितनी थी, 2, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 3। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, हम कहाँ गए, थर्ड आइट्रेशन में, थर्ड टाइम हम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं। अब फिर हमने सम को कैलकुलेट किया, क्या है सम, इक्वल टू
सम प्लस आई। अब सम की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ? सम की अभी वैल्यू क्या है? 1 + 2 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 3। तो देखो थर्ड स्टेप में 1 2 3 तीनों नंबर ऐड हो गए और हमने फिर आई को +1 कर दिया, तो आई क्या हो गया? 4, है ना? आई की वैल्यू कितनी बन गई? 4 बन गई। ठीक बात है। अब देखिए आई की वैल्यू 4 में हम यहां आए, क्या आई एन के ऊपर निकल गया? नहीं, 4 है, एन की वैल्यू 5 है। अब फिर हम इसी चीज को रिपीट करेंगे। फिर हमने कैलकुलेट किया सम इज इक्वल टू सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो यहां फिर क्या कैलकुलेट हुआ? सम की वैल्यू बताओ। पहले सम क्या था? 1 + 2 + 3 और अब आई की वैल्यू क्या है? +4। तो देखिए पहले 4 नंबर ऐड हो गए, है ना? और अब हमें क्या करना है? फिर आई को i +1 करना है। तो आई की वैल्यू हमने प्लस करके कितनी कर दी? 5, है ना? 5 को भी हमें ऐड करना है, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर हमें ऐड करने थे। तो यही प्रोसेस हम 5 के लिए रिपीट करेंगे। और 5 के केस में सम की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अभी सम क्या है? 1 2 3 4 और यहां पर 5 जो होगा वो यहां पर साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 5, है ना? तो क्या हुआ? आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 6। अब आई की वैल्यू 6 हो गई तो ये जो लूप है ये यहां से टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना? जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स रखे थे ये स्टेटमेंट्स बार बार लूप में चलेंगे और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम कहाँ आएंगे? यहाँ पर, है ना? जो सम था उस सम के अंदर क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये जो सम वेरिएबल है इसने 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स को ऐड करके सम के अंदर इनका रिजल्ट आ गया, है ना? और अब हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे। इस सम को टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसी काम को करने के लिए और फिर जो फाइनली हम करेंगे तो उसके बाद हम सम और एवरेज को प्रिंट कराना है। ये हमारा एल्गोरिथम है। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ चला के समझाया है कि ये जो एल्गोरिथम है ये लूप बाय लूप किस तरह से रन होगा। ठीक है बेटा? अब हालांकि ये सारी चीजें मैं बाद में रिपीट भी करूंगी लेकिन फिर फिलहाल इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी। अब फ्लो चार्ट हम इसका जब बनाएंगे तो फ्लो चार्ट देखिए क्या बनेगा, किस तरह किस फ्लो में हमने ये काम किया। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? स्टार्ट। एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट कहां से शुरू होगा? स्टार्ट से। स्टार्ट करने के बाद देखिए उसी हिसाब से इनिशियलाइज सम इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू 1। सम को 0 से इनिशियलाइज करो और आई को 1 से। तो क्या करें? सम इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू 1 और इनिशियलाइज किया है तो इसका मतलब हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, इनकी वैल्यूज को हम खुद दे रहे हैं। तो मतलब ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को इनिशियलाइज करने के बाद देखो इनिशियलाइज कर लिया, अब हमें क्या करना है? रीड द नंबर एन। हमें क्या करना है? नंबर को रीड करना है। तो फ्लो चार्ट बनाओ इसका। क्या करें? रीड एन, है ना? वो नंबर हमने रीड कर लिया और रीड करना मतलब इनपुट लेना। तो हमने क्या किया? देखो नंबर का एज इनपुट हमने नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। एज इनपुट वी हैव एक्सेप्टेड दैट नंबर, we have inputted that number which we have to run up to starting from 1 to which number we have to add these numbers, right? अब ये काम करने के बाद फिर देखिए एल्गोरिथम में एक एक करके समझिए स्टेप को कैसे लिखते हैं। देखो अब इनिशियलाइज भी कर लिया, ये भी कर लिया। रिपीट अंटिल आई इज इक्वल टू एन इज रीच्ड। मतलब अब जो ये काम हमने किया सम इक्वल टू सम प्लस आई वाला, ये काम हमने कब तक किया? जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट आउट ना हो जाए, है ना? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन थी, अगर ये चीज ट्रू है, इफ यस, अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है तो हमें क्या करना था? पहले हम क्या कर रहे थे? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। एक काम तो हमने ये किया, है ना? और ये करने के बाद फिर हमने क्या किया? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। पहले हमने सम कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद क्या किया? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। और फिर ये काम करके हम कहाँ गए? फिर से हमने लूप में दोबारा से हम लूप में ही चले गए। यही काम हम रिपीटेडली कर रहे हैं। इसी काम को एग्जैक्टली हम ऐसे रिपीट कर रहे हैं। तो दिस इज आवर लूप। देखो ये यस हुआ तो इस तरह से ये काम हम लूप में करते रहे, है ना? कब तक किया? जब तक 1 से लेके 5 तक के 10 तक के जो भी नंबर आपने एन में दिया है 1 से लेके जब तक वो सारे नंबर ऐड नहीं हो गए
तब तक आपने इस लूप को रन किया। देखिए लूप नजर आ रहा है सीधा, इसी तरह चलेगा, दिस इज अ लूप, है ना, ये काम आप करते रहे। और जैसे ही ये फॉल्स हुआ, नो, जैसे ये लूप खत्म हुआ, लूप खत्म होते ही हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया, है ना। एवरेज कैलकुलेट करो, क्या लिखा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। तो ये एक कैलकुलेशन हुई, तो ये कैसी इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है ना। इसका हमने रेक्टेंगल बना दिया। अब ये एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमें एवरेज को और सम को प्रिंट करना है। तो क्या करें, प्रिंट सम एंड एवरेज, ठीक बात है। और क्योंकि ये प्रिंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये आउटपुट दे रहे हैं। आउटपुट अगर देंगे तो फिर आउटपुट का ये पैरेललोग्राम वाला सिंबल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और ये काम करके फिर जो हमारा एल्गोरिथम है वो क्या होगा, स्टॉप, द एल्गोरिथम विल स्टॉप। So that means we will depict that stopping point of flowchart. अब दोबारा से देखिए क्या है, स्टार्ट किया, फिर हमने दो नंबर्स को इनिशियलाइज किया, सम को 0 लिया, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, नंबर को यूजर से पूछा, फिर जब तक आई की वैल्यू उस नंबर के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमने सम को कैलकुलेट किया, हर बार आई को प्लस प्लस किया। और ये काम कब तक किया, जब तक एन की वैल्यू आई से बराबर रहे। जैसे ही एन की वैल्यू, जो आई की वैल्यू है वो एन से ऊपर चली गई, इमीडिएटली हमने सम को एन से डिवाइड करके एवरेज कंप्यूट किया, सम और एवरेज को प्रिंट किया और अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर दिया। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स। अब ये आज कुछ एग्जांपल्स हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के लिए हैं। देखिए सबसे पहले हमने सिंपल एल्गोरिथम पढ़ा, सिंपल फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में चले, थोड़े थोड़े हमने लॉजिक समझे, और फिर उन लॉजिक्स के बाद एल्गो से हमने फ्लो चार्ट बनाने सीखे कि कैसे फ्लो चार्ट बनते हैं। पहले हमने यहाँ पर सिंपल लॉजिक देखा, फिर यहाँ हमने डिसीजन स्टेटमेंट्स रीड करने स्टार्ट किए, जहां 2 नंबर में बड़ा नंबर डिस्प्ले किया, फिर यहाँ पर 3 नंबर में बड़ा नंबर डिस्प्ले करने का पहले लॉजिक समझा, और फिर उसके बाद उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसका फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने लूप की बात की, 2 प्रॉब्लम्स हमने लूप के लिए ली, पहला ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा वाला पहले n नेचुरल नंबर का सम जो हमें कैलकुलेट करना था उसके लिए हमने यहाँ पहले इसका लॉजिक समझा और फिर उसका फ्लो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में, देखिए किस तरह से हैं। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ n इंटीजर्स। ये जो लास्ट अभी हुआ ये AKTU के 22-23 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताए थे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द फ्लो चार्ट, देखिए कितनी बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। अगेन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ n इंटीजर्स। फिर दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ आया था, मतलब 21-22 में भी ये क्वेश्चन आया था और 22-23 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ स्वैपिंग 2 नंबर, 2 नंबर को स्वैप करने का फ्लो चार्ट भी AKTU में 21-22 में आया था। तो बेटा देखो ये जो 3 नंबर में बड़ा नंबर डिस्प्ले करने का फ्लो चार्ट है ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, है ना। तो इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि एक इंपॉर्टेंट है 2 इंपॉर्टेंट है, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो जब आप AKTU के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सीखना है कि फ्लो चार्ट को डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाने को आ सकता है, ठीक है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स थे, जैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए और बड़ा नंबर 3 नंबर में से बड़ा नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये फ्लो चार्ट्स आज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कोर सी प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जहां पर मैं पहला सी प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, उसके बाद हम कोर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।